Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के भारती, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ गोल इंस्टीट्यूट। हर बार की तरह इस बार भी आपके AITS मेजर टेस्ट 8 का इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जितना भी सिंपल लैंग्वेज में हो हम समझाने की कोशिश करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जब कभी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, उलझ जाते हो, तो आप छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा जो बताते चले आ रहे हैं अब तक। देखिए, AITS जो मेजर टेस्ट 8 जो आपने दिया था 28 अप्रैल को, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आए हैं और उसमें थोड़ा सा अपना सेंस लगाइएगा जो आपके पास कॉमन है, तो उस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक झलक जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में एक सवाल पूछा गया है। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। कहता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट 5s2, जिसको आप कहते हैं ब्लू विट्रियोल। तो कॉपर सल्फेट 5s2, कॉपर सल्फेट 5s2 का नाम है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। अगर पूछा गया कि हाइड्रोजन बॉन्डेड इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में लाना होगा कि कॉपर एक डी ब्लॉक का मेंबर है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स दो तरह के वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। और उसमें सुना था आपने कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, वो प्राइमरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी शो करने के बाद जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के करीब आने की कोशिश करता है, उसी नंबर ऑफ पेयर्स को कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। और वो सेकेंडरी वैलेंसी कॉपर के लिए निकालेंगे ना, तो चूंकि यहां पर +2 है, तो ये है प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इसकी होती है 4, और सेकेंडरी वैलेंसी 4 जब है ना, तो वाटर एक लिगैंड है और वाटर लिगैंड सेकेंडरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई करेगा। और चूंकि सेकेंडरी वैलेंसी है 4, तो 4 वाटर चला गया अंदर। अब सल्फेट के साथ यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, तो बाहर में वाटर को जब अरेंज कर रहे हो स्ट्रक्चर में, तो समझ जाइएगा कि एक एनायन कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एनायन शुड बी सिंपल। और तब उसके साथ यही वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, और ये वाटर जो है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डेड। इसका मतलब ये हुआ ना कि मात्र एक वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड है विथ एनायन, सल्फेट एनायन, और यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मीन्स मेटलॉइड्स। आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी नाम का चैप्टर, और मेटलर्जी में मेटलॉइड्स के लिए एप्लीकेबल है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग is applied only for metalloids, that is semiconductor। इसलिए इसका सही आंसर है जोन रिफाइनिंग। और जोन रिफाइनिंग बेस्ड ऑन डिफरेंस इन solubility of impurities in molten impurity, इसलिए यहां पर हो जाएगा जोन रिफाइनिंग, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट रेजोनेंस। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि रेजोनेंस एक ऐसा फेनोमेनन है जब कंजुगेशन सिस्टम हो और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शो करता हो। बस इसी दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि एक ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। कौन है वो?
चलिए ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट हैव ऑल देयर एटम्स in the same relative positions in space but differ only in the placement of electrons। हमने कहा ना, अगर कंजुगेशन सिस्टम हो तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पायरेट्रॉन करेगा, यानी कि डिफर ओनली इन प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सही है। ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में कुछ भी नहीं बदलता है, सिर्फ डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे ऑप्शन को देखिए, द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज हायर एनर्जी देन एनी ऑफ द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स। रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स को कहा जाता है कैनोनिकल फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस शो करते करते अंत में फाइनल स्ट्रक्चर जो प्राप्त करता है ना, उसी को कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और फाइनली जो एडॉप्ट करता है स्ट्रक्चर जिसका नाम है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसी को एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो कैनोनिकल फॉर्म से एनर्जी हाइब्रिड फॉर्म की कम होने की वजह से यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ना थर्ड, वो गलत हो जाता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जो बताया गया था ना, उसी का कुछ मैचिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। और जब कभी आपको मैचिंग करवाना हो उन एलिमेंट्स के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 3 डिजिट में हो, यानी कि 100 या उससे ज्यादा हो, तो उसका IUPAC नेमिंग किया जाता है, और उसी नेमिंग के अगेंस्ट में कुछ उसका कॉमन नेम जो है वो दिया गया है। तो ऑफिशियल नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है, उसी को मैच करना है। तो आप लोगों को कह दे कि जब कभी कोई एलिमेंट का जो 3 डिजिट में एटॉमिक नंबर शो करता हो, उसका 3 लेटर सिंबल होना चाहिए, और उसमें से एक नाम आता है अननिलएनियम। और जानते हैं अननिलएनियम का मतलब है अन मीन्स 1, नील मीन्स 0, इन मीन्स 9, 109। उसका नाम मेट्रीनियम, ये बिल्कुल सही है। तो मेट्रीनियम जो है वो बिल्कुल सही है। अनऑक्टियम 118, उसको अग्नेसोन कहते हैं, और अग्नेसेन के मतलब है इनर्ट गैस का लास्ट मेंबर जो 7th पीरियड में है, ये बिल्कुल सही है। कहता है इनकरेक्ट मैच कौन है वो दिखाना है। अननिलबाइयम, यानी अननिलबाइयम का मतलब है 102, और 102 को नोवेलियम कहा जाता है, नोवेलियम, इसलिए इसका सही आंसर 3rd भी है। मतलब कि तीनों के तीनों बिल्कुल सही मैचिंग है। पूछता है इनकरेक्ट मैच। अननिलसेप्टियम 107, अननिलसेप्टियम, और उसे हम बोरियम कहते हैं। बोर साहब ने, बोर, नील्स बोर, इन्होंने पहली बार उसका सिंथेसिस किया, नाम है बोरियम, लेकिन यहां दिया हुआ है ड्यूबेरियम। तो ड्यूबेरियम जो है वो गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर D4 सही गलत है। तो D4 कहां है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 जो है वो गलत, इनकरेक्ट मैचिंग है। इस तरह से आप लोगों को कह दें कि एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ऊपर कुछ ऑफिशियल नेम को भी याद रखिएगा, उसके साथ जो कहलाता है IUPAC नेमिंग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए जरा गौर से। उसमें लिखा हुआ है कि हाइपोक्लोराइड आयन जो ऐसा है, वह अगर क्लोरेट आयन में कन्वर्ट होता है, जबकि ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, और वो जब क्लोरेट आयन में कन्वर्ट होता है, फिर क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, तो उसको जरा गौर से देखिए। यहां पर है +1 स्टेट, यहां पर हो गया -1 स्टेट, यहां हो गया +5 स्टेट। तो क्लोराइड आयन, क्लोरीन का +1 से बढ़ना और +1 से घटना, ये कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। अब आपको इसमें जहां लिखा रहेगा डिसप्रोपोर्शनेशन, वही आंसर सही है, और वो ऑप्शन है 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है 3।
उसी तरह से इनऑर्गेनिक के और भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए जरा गौर से और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन है नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था आइसोमेरिज्म के नाम से, खास करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातें बतलाई गई होंगी। पहली बात कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, जैसे स्क्वायर प्लेनर, ट्रांस ऑक्टाहेड्रल। बस इन्हीं 4 ऑप्शन में पहचानिए कि नॉट ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होगा। तो सबसे पहले देखिएगा स्क्वायर प्लेनर है कि नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी 4। इत्तेफाक से यहाँ पर जितने भी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया हुआ है ना फॉर्मूला, वो सब है ऑक्टाहेड्रल, सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो ऑक्टाहेड्रल में अभी अभी आपको कहा था ना कि ट्रांसफॉर्म जब लिखा रहेगा ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ट्रांस कहाँ लिखा हुआ है वो पहचानिए, और वो है ऑप्शन नंबर 4 में। इसलिए 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 एक बार फिर उसी ट्रैक का क्वेश्चन है जो 3 डिजिट का नंबर हो और 3 लेटर का सिंबल आ रहा हो। उसी तरह का क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 14 में। अब आप लोगों को ये पहचानना है कि 5F सीरीज, 5F सीरीज का मतलब है एक्टिनोइड्स, F ब्लॉक, और एक्टिनोइड्स में कहता है कि कंप्लीटली फिल्ड F 5F। तो कंप्लीटली फिल्ड जो है ना वो रहेगा कि एक्टिनोइड्स 90 से 103 है, तो 103 पर तो कंप्लीटली फिल्ड हो ही जाएगा, और 102 में भी कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि कंप्लीटली फिल्ड 5F अगर कंडीशन किस एलिमेंट में होगा अगर ये पहचानना हो तो बस लास्ट के 2 F ब्लॉक को देखिए, 103 और 102, 102 एंड 103। जहां रहेगा 102, जैसे NO नोवेलियम 102 होता है, इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड 5F रहेगा, नोवेलियम। तो पहला ऑप्शन हो गया नोवेलियम, वो भी सही है। लॉरेंसियम LR लॉरेंसियम कहलाता है, और उसमें 103 यानी 102 एंड 103 लास्ट का 2 मेंबर्स एक्टिनोइड्स में 5F 14 पूरे रहेंगे। ठीक उसी तरह से लैंथेनोइड्स के लास्ट 2 एलिमेंट्स, जिसमें लैंथेनोइड्स कहां से शुरू होता है 58, तो 58 से 71 तक, तो 71 हो और 70 लास्ट 2 एलिमेंट्स विल हैव कंप्लीटली फिल्ड 4F इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 14 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए आइए अब एक ऐसे सवाल पर जो थोड़ा सा आपको अच्छा समझना होगा। क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया है। इसमें 19 क्वेश्चन को देखिए, 19 नंबर का कहता है कि वो स्पीसीज या मॉलिक्यूल को पहचानिए जिसमें डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट हाइब्रिडेशन। 2 में से कोई एक डिफरेंट अगर हो, दोनों के दोनों अगर डिफरेंट आ गया तो उसी ऑप्शन को पहचानना है। हाइब्रिडेशन भी डिफरेंट होना चाहिए और शेप भी डिफरेंट होना चाहिए, इसी को पहचानना है। अब आपको बता दें कि या तो शेप सेम हो, उसको छांट दीजिएगा उस पेयर को, या फिर हाइब्रिडेशन सेम हो, उस पेयर को छांट दीजिएगा। सिर्फ आपको पहचानना है कि शेप भी डिफरेंट और हाइब्रिडेशन भी डिफरेंट, दोनों तरह का डिफरेंट किसमें है, इसी क्वेश्चन को ऑप्शन के रूप में पहचानना है। चलिए दिखाते हैं आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए, ज़ेनन डाइफ्लोराइड एंड CO2। ज़ेनन डाइफ्लोराइड, यहां रहता है फ्लोरीन, और दोनों फ्लोरीन के बाद 3 लोन पेयर जो ज़ेनन पर बच गया ना, तो ये लीनियर है, ये लीनियर है नो डाउट, बट इसका हाइब्रिडेशन है sp3d।
और उसके साथ दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है CO2, यानी यह भी लीनियर है बट हाइब्रिडेशन है sp। हमने कहा कि दो में से कोई एक भी सेम हो गया उसको नहीं पहचानना है, तो लीनियर सेम हो गया, इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा है। दूसरे ऑप्शन को देखिए, ये था फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का। दूसरे ऑप्शन में है ट्राई आयोडाइड आयन और H3O+, ये वाला। अब आपको मालूम है कि ट्राई आयोडाइड आयन में आयोडीन जो है वो इस तरह से शो कर रहा है, लीनियर है वो, क्योंकि आयोडीन का तीनों लोन पेयर जो है ना वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इसकी तरह ये। तो ये दोनों जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और आइसो स्ट्रक्चर भी, ये दोनों। लेकिन यहां पर दूसरे ऑप्शन के बारे में दिखा रहे हैं आपको, ये जो है ना वो ऐसा है, यहां पर है लोन पेयर, तो ये हो गया लीनियर, और ये क्या हो गया पिरामिड। इसमें हाइब्रिडेशन है sp3d और इसमें हाइब्रिडेशन है sp3। दोनों डिफरेंट होना चाहिए, यही चीज पहचानने के लिए कहा गया है। यहां पर देखिए हाइब्रिडेशन भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है, यही दोनों डिफरेंट होना चाहिए। आंसर पता चल गया सेकेंड ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन में पकड़ा गया कि कोई ऑप्शन सही आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप उसके आगे के ऑप्शंस को नहीं भी चेक करिए तो चलेगा। एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है। फिर भी आपको बता दें कि तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका, वो ये है, और इसमें क्लोरीन का जो 3 लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें दोनों का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 है और ये लीनियर है। उसी तरह से एक है CO, तो CO में आप जानते हैं ना ये है, तो ये है सुपर बॉन्ड पेयर, सुपर सिंगल पेयर, और ये है लोन पेयर, तो ये लीनियर भी होगा और इसका हाइब्रिडेशन sp होगा, sp। एक लोन पेयर एक सुपर पेयर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो यहां पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि लीनियर ये भी है, ये भी, दो में से एक भी अगर सेम हो गया ना उस ऑप्शन को छांट देना है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, SO2 ऐसा है वो एक लोन पेयर के साथ, और BF3 ऐसा है वो, तो ये है ट्रायंगुलर प्लेनर और ये हो गया बेंट। तो बेंट और ट्रायंगुलर प्लेनर, यह भी sp2 यह भी sp2, यानी एक चीज भी कॉमन हो गया ना तो उसको छाड़ देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर समझना होगा, और जब तक आप क्वेश्चन के आंसर को पहचानेंगे नहीं तब तक आपको पॉजिटिव मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ें और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सही ढंग से पहचानने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इनऑर्गेनिक का इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CO2 फ्रॉम द फॉलोइंग। इन 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन है CO2 के बारे में, ये आपको पहचानना है। और आप पढ़े होंगे पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में CO2 के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, चेक कीजिएगा। चलिए CO2 के बारे में कौन है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट, ये दिखाना है। नॉन पॉइजनस, जानते हैं ना CO2 हम लोग एक्सहेल करते हैं। अगर CO2 से भरे हुए चैम्बर में कोई इंसान चला जाएगा, दम घुट जाएगा, मीन्स पॉइजनस है वो। इट इज हैवियर देन एयर एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन। आप जानवे करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 पास करवाते हैं आग पर,
तो फ्लेम जो है वो बुझ जाता है, आग बुझ जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर, और वो CO2 सपोर्टर नहीं है, नॉन सपोर्टर है। दूसरा भी सही है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ CO2 इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग यूरिया। यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं ना तो CO2 का ही न्यूमेरल कैलकुलेटेड वैल्यू यूज करते हैं अमोनिया के साथ। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग सही मान कर रहे हैं। गैसियस CO2 इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको पता है CO2 एसिडिक है, और जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप हो, माजा हो, स्प्राइट हो, कुछ भी रहे, ड्यू हो, तो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस अंडर प्रेशर डिजोल्व करवाया जाता है, क्योंकि वो एसिडिक है। और जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद एसिडिटी जो है वो खत्म हो जाती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को मैन्युफैक्चर किया गया है। और आपको बता दें कि CO2 गैस इसमें हेनरीज लॉ को फॉलो करते हुए डिजोल्व करवाया जाता है। हेनरीज लॉ जो आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर इनऑर्गेनिक का 25, क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कैल्सिनेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। कैल्सिनेशन मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा, किसी भी ओर में नॉन ये जो ओर में जो भी वोलाटाइल गैंग है, वोलाटाइल उड़ने वाला, गर्म करने के बाद जो उड़ जाता हो, जैसे मान लीजिए मॉइस्चर, गर्म करेंगे मॉइस्चर वेपराइज कर जाएगा, नॉन मेटल वेपराइज कर जाएगा, CO2 फ्रॉम एनी कार्बोनेट तो CO2 गैस निकल जाएगी। तो इस तरह के कंडीशन को कहां फॉलो कर रहा है, जबकि उसको हम इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, इन एब्सेंस ऑफ एयर, नाम है कैल्सिनेशन। मीन्स हीटिंग प्रोसेस ऑफ ओर्स इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कहां लिखा हुआ है कार्बोनेट, कहां लिखा हुआ है ऑक्सीजन, जहां रिएक्शन में दिखा दिया ऑक्सीजन उसको सबसे पहले आप साइड कर दीजिए। कैल्सिनेशन में वो आ नहीं सकता है। ऑक्सीजन का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जबकि कैल्सिनेशन कहता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसलिए ऊपर के तीनों ऑप्शन को देखिए, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में, और उसमें भी है कार्बोनेट, यही है वो सही आंसर। तो कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है ताकि CO2 गैस आसानी से निकल सके। तो ये है ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा कॉन्सेप्टिक लगता है, डिफरेंशिएशन पर आधारित है। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो पेज नंबर NCERT का 81-84 से दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, इसलिए आपको बता दें कि इनमें से पूछ रहा है कि वो कौन सा ऑक्सी एसिड है फास्फोरस का जिसमें 3 POH लिंकेज हो। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, 3 होना चाहिए POH लिंकेज, फिर कहता है 3 ही होना चाहिए P डबल बॉन्ड O, और फिर कहता है 3 ही होना चाहिए POP बॉन्ड्स। ये जो ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3, तो P के साथ डबल बॉन्डेड ऐसा है। अब इसमें गौर से देखिए तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है आपके आंसर की में। जबकि इस तरह के क्वेश्चंस जब दिए जाते हो तो थोड़ा सा कंडीशनल
तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो है ना वो कहलाता है H4P2O7। H4P2O7। अब यहां पर देखिए कि ये जो H4P2O7 है ना उसमें P है 2 और उसका ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट ऐसा है। इस तरह से। अब इसमें देखिए POH4 यहां दिख रहा है, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। यही क्वेश्चन जो है वो इसमें ऑप्शन के मुताबिक गलत हो रहा है, इसलिए आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ की में, आंसर की में, लेकिन वो हो नहीं सकता है। आप यहां से देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर चेक करना हो तो 184 पेज नंबर एनसीईआरटी का 184 देखिएगा, और 184 में इस तरह के ऑप्शन वाला क्वेश्चन वाला कोई भी इनमें से चारों में ऑप्शन नहीं है। फिर भी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ना वो है H3PO4, और इसमें देखिएगा आप स्ट्रक्चर में उसी एनसीईआरटी में 184 पेज, तो इसमें 3 OH है लेकिन 3 P डबल बॉन्ड O नहीं है, एक ही है वो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये फॉलो करना चाहिए। आप चलिए ऑप्शन नंबर 4 को देखिए। फॉस्फोरिक एसिड यानी वो है H4P2O6, और इसका स्ट्रक्चर है P, उसके बाद इस तरह से OH डबल बॉन्ड, फिर OH यानी कि OH इसमें फिर 4 आ गए, वहां 3 ही पूछ रहा है। और P डबल बॉन्ड O 2 ठो है, यहाँ 3 पूछ रहा है। POP बॉन्ड इसमें है ही नहीं, POP बॉन्ड सिर्फ इसमें है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में एट रूम टेम्परेचर HCl is a gas while HF is low boiling liquid, और दिस इज बिकॉज, आप तो पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्ड HF फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करने की वजह से वो गैस है। तो कहां लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड पता चल गया, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 29 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसी तरह से इनऑर्गेनिक के सेक्शन बी में भी क्वेश्चन है कुछ। ये तो था सेक्शन ए का, और सेक्शन बी में आप देखिए इनऑर्गेनिक के कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आपसे बन पाया है या नहीं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है 37 नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 37 सेक्शन बी में, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स का नाम यहां दिया हुआ है ना, हैज लोअर स्टेबिलिटी देन दिस कंपाउंड। स्टेटमेंट 1 आपको पता होगा कि जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट हो, पॉलीडेंटेट, तो वो कंपाउंड चिलेट बनाता है। और चिलेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू नॉन चिलेट। यहां पर आप कभी भी स्प्लिटिंग एनर्जी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे कि जो है चिलेट वो होता है मोर स्टेबल, यहां दिया हुआ है लेस स्टेबल। स्टेटमेंट 2 को देखिए। ये कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है कि ज्योमेट्रिकल यानी ज्योमेट्री ऑफ निकल इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, मींस ट्रायगोनल बाय पिरामिडल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी तभी होगा जब 5 हो टोटल पेयर्स, और यहां पर इथिलीन डायमीन 3 है, मतलब 6 है टोटल पेयर्स सराउंडिंग में। तो ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो नहीं सकता है, वो होगा ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, और वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं। और चलिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिस्प्लेसेस
हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम क्लोराइड्स बिकॉज, यानी जब कभी क्लोराइड हो, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, जब कभी कोई क्लोराइड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो अगर हम H2SO4 यूज करें जिसमें सॉल्ट हो, कोई भी क्लोराइड सॉल्ट इन क्लोराइड सॉल्ट, तो इसमें ये डिस्प्लेस क्यों करता है? तो क्लोराइड्स आर द सॉल्ट ऑफ एसिड HCl विच इज मोर वोलेटाइल देन H2SO4। तो क्यों क्लोराइड को डिस्प्लेस करता है, HCl को डिस्प्लेस करता है? क्योंकि ये वोलेटाइल है, गैस है वो, ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चूंकि वोलेटाइल होता है, तो H2SO4 जब यूज करेंगे ना, तो HCl को उड़ा देगा। और यहां पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 को देखिएगा ना, तो बिल्कुल सही है। और इस जगह कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन के मुताबिक परफेक्ट है, ऑप्शन 2, 3, 4 इम्परफेक्ट, क्योंकि सल्फेट्स आर मोर सॉल्युबल देन क्लोराइड। सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल क्लोराइड से नहीं होता है। H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl। ये सब रीजन है ही नहीं इसका, चूंकि H2SO4 को डिस्प्लेस करवाता है। H2SO4 डिस्प्लेस करवाता है किसको? HCl को। और इन चारों में से सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चंस को अगर ये पूछा गया हो कि D2sp3 अगर किसी में हाइब्रिडेशन हुआ है तो वो D कौन है? दोनों D कौन है? तो आप लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे ना, CFT, तो सुने थे, और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, फिर हाइब्रिडेशन में, कि जब कभी D के 5 बॉक्स जो होते हैं ना, उसका हो जाता है स्प्लिटिंग इस तरह से, और ये जो रहता है ना वो dx² y² और dz²। जहां 2 d ऑर्बिटल को यूज करना है वो ये दोनों रहेगा, और जहां 3 d ऑर्बिटल को यूज करना है तो उसमें dxy, dyz और dxz ये रहेगा। इसको कहते हैं T2g और इसको कहते हैं सिर्फ easy। इसलिए यह जो D है ना वो ये वाला है। तो सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 41, सही रिएक्शन को पहचानना है। तो कॉपर डायल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता है, डी ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन करता है और SO2 देता है, ये बिल्कुल सही है। सल्फर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड हो ना, तो सल्फर जो है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी +4 स्टेट में SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड को देखिए, कार्बन और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही पावरफुल एसिड होता है और किसी को भी ऑक्सीडाइज करवा देता है इजीली। तो कार्बन को भी ऑक्सीडाइज करवा दिया CO2 में। इसका मतलब कि 3 रिएक्शन जो दिया हुआ है ना, वो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, और इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से आपने देखा कि इनऑर्गेनिक पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने वाला है अपने आप को, और जब कभी आप कंसंट्रेट हो जाते हैं तो सही ऑप्शन का पता चल जाता है, और इस तरह से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कहां पर क्या आपने गलती की है। ये गलती नीट के फाइनल एग्जाम में नहीं हो, इसी शुभकामना के साथ आज का डिस्कशन जो इनऑर्गेनिक का था ये पूरा हो जाता है। आप लोग ऑल द बेस्ट। 7 मई को आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।